बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम पढ़ेंगे चीन की विदेश नीति भाग 5। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में चीन की विदेश नीति को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और उसके बाद चीन ने एक बड़ी शक्ति बनने के लिए अपने साधनों को काम में लेना शुरू किया। क्योंकि साम्यवादी क्रांति हुई थी, इसलिए प्रारंभिक काल में सोवियत संघ से काफ़ी अच्छे संबंध थे और पश्चिमी गुट के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। साम्यवादी क्रांति के कारण उसकी विदेश नीति का निर्माण भी उसी तरह से किया गया। हमने उसके उद्देश्य देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि चीन को एक बड़ी शक्ति या एक महाशक्ति बनाना, एशिया में प्रभुत्व स्थापित करना, साम्यवादी जगत का नेतृत्व प्राप्त करना और चीनी सीमाओं का विस्तार करना और इसके साथ साथ सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना और विश्व में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक शक्ति में इजाफा करना, उसको बढ़ाना। उसने मूल रूप से 2 साधनों को काम में लिया, एक सैनिक शक्ति और दूसरा मूलोच्छेद। सैनिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाई और मूलोच्छेद में किसी भी देश के अंदर उसकी जड़ों को खोखला करने के लिए सैनिक और राजनीतिक 2 तरीके अपनाए। प्रचारात्मक साधनों को काम में लिया, सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजे, असंतुष्ट नेताओं को और अन्य को आर्थिक सहायताएं दी। चीन की विदेश नीति के विभिन्न चरण हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 4 चरण पढ़े थे। उग्र नीति का काल, जो 1949 से 53 तक था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, जो 1954 से 57 तक थी। नई आक्रामक युद्धवादी नीति, जो 1957 से 69 तक थी। और उसके बाद युआन कूटनीति, जो कि आर्थिक सहायता देने पर आधारित थी, 1969 से आगे। हम लोगों ने देखा कि उसकी नीति आक्रामक थी प्रारंभ में, और इस आक्रामकता में उसने विभिन्न देशों के साथ जहां एक तरफ अच्छे संबंध बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ उसने आक्रमण करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। लेकिन 1970 के बाद हम देखते हैं चीनी विदेश नीति में परिवर्तन आने लगा और इसी परिवर्तन के कारण अमेरिका के साथ उसने अपने संबंधों को सुधारना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन आया देंग शियाओपेंग के राष्ट्रपति काल में। चीन की राजनीति और विदेश नीति में जो मूलभूत परिवर्तन आया, वो था बाजारोन्मुख आर्थिक सुधारों को लागू करना। मूल अर्थव्यवस्था की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए अब उन्होंने धीरे धीरे दुनिया के व्यापार में अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें बहुराष्ट्रीय विदेशी निगम और तकनीक को उसने बड़े क्षेत्र में स्वीकार किया। सैन्य बजट में इस दौरान कटौती की और आर्थिक आधार पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक विकास करने पर जोर दिया। हालांकि सैन्य बजट में वृद्धि तो की, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारी आयात किया, आधुनिक विज्ञान को प्रयोग में लिया। 1978 के बाद लगभग 33,000 से ज़्यादा विद्यार्थी विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए पश्चिमी देशों में भेजे। ऐसा चीन में पहली बार हुआ था, जो पिछले 40 दशक थे जब से उसमें साम्यवादी क्रांति हुई। उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उनको विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर भेजा गया। माओ त्से-तुंग ऐसे शासक थे जो ना तो कभी बाहर गए थे विदेश यात्रा पर, ना उन्होंने कभी किसी को बुलाया था। लेकिन जो देंग थे वो खुद भी बाहर गए यात्रा पर और उन्होंने बाहर से भी लोगों को, विदेशी मेहमानों को बुलाया। चीन ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ाया, तो वहीं पूर्वी यूरोप के देशों की सघन यात्राएं की। शक्ति और संपदा बढ़ाकर तेंग ने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को सोवियत संघ के प्रभाव से अलग करने की कोशिश की।
अपने क्रांतिकारी जोश के विपरीत चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई। एशियाई देशों, विशेषकर इंडोनेशिया के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने के साथ चीन ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति को भी अपनाया। इसके साथ ही आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उसने भारत के साथ भी संवाद शुरू किया। उसने कश्मीर के प्रश्न पर भी यही कहा कि दोनों देशों को सीधी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को भी भारत के साथ संबंध और संवाद शुरू करने की बात कही। कारगिल मुद्दे पर भी चीन का समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिला। ताइवान के साथ भी उसने संबंध सुधारने शुरू किए। 28-29 अप्रैल 1993 को सिंगापुर में उच्च स्तरीय वार्ता में 4 ऐतिहासिक समझौतों पर बातचीत हुई। सरकारी दस्तावेजों की जांच दोनों पक्षों में नियमित औपचारिक वार्ता प्रारंभ करने से संबंधित थे। इस तरह से ताइवान और चीन, जो उनके मध्य एक विरोध था सरकारों को लेकर के, वो अब खत्म हुआ। 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और दोनों देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें सीमा विवाद सुलझाने और आपसी व्यापार को लेकर के घोषणा पत्र था। अगली बात आती है सॉफ्ट पावर की छवि बनाई उसने अपनी। अभी तक वो एक आक्रामक नीति को अपनाया था, अब उसमें एक ऐसे ब्रांड को शामिल किया जिसमें उसने सॉफ्ट राज्य की नीति को अपनाया। नया लक्ष्य उसने तय किया अपना, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के पूरक के रूप में सॉफ्ट पावर निर्मित करना। इस प्रोजेक्ट पर 68,000 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए। उसने ये इमेज बिल्डिंग के लिए किया था, ब्रांड बनाने के लिए किया था, ताकि विदेशी लोग, विदेशी प्रतिनिधि उनकी तरफ सहज रूप से झुक सके। इसके साथ साथ समुद्री घेरेबंदी की। दक्षिण चीन में भारत के उत्खनन से चिढ़े चीन ने हिंद महासागर में खनन विस्तार योजना के द्वारा भारत से संघर्ष को तेज कर दिया। दरअसल चीन ने अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण से पॉलीमेटलिक सल्फाइड अयस्क को खोजने के लिए क्षेत्र विस्तार की अनुमति मांगी थी और जैसे ही अनुमति मिली, चीन ने हिंद महासागर में खनिज खोजने की विस्तार योजना घोषित कर दी और इसके बहाने उसने अपने युद्धपोतों का संचालन करना शुरू कर दिया। 2015 में चीन का एक मछली पकड़ने वाला जहाज बंगाल की खाड़ी में बालासोर क्षेत्र में घुस आया, जो उड़ीसा में आता है। जब इस जहाज को चुनौती दी गई तो ये भारतीय जल सीमा से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र की ओर चला गया। भारत बालासोर में अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। इसी तरह से अरब सागर में भी एक चीनी जहाज संदिग्ध अवस्था में मिला। चीन भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ के साथ साथ श्रीलंका के भी विभिन्न क्षेत्रों, हम्बनतोता, पाकिस्तान के ग्वादर, बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के सिट्टे में बंदरगाह की सुविधा विकसित कर चुका है, जिससे भारत की समुद्री घेरेबंदी होती है। मालदीव के सबसे बड़े बंदरगाह माराओ पर चीन ने एक नौसैनिक अड्डा बना रखा है। नेपाल में भी भारत विरोधी गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। चीन और ताइवान के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ, 13 जून 2008, और इस तरह से जो दोनों देशों के बीच एक संघर्ष की स्थिति चल रही थी, उसके बीच हवाई उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का और एक दूसरे के यहाँ प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया। 1949 के गृह युद्ध के बाद चीन और ताइवान के बीच, यानी साम्यवादी चीन और ताइवान के बीच जो नियमित उड़ानें थीं हवाई जहाज की, वो बंद थी और अति विशेष चार्टर्ड विमान ही इसमें उड़ पा रहे थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की यात्रा की और घनिष्ठ होते पाक चीन संबंध इस समय दिखाई दिए अप्रैल 2015। और इस समय चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की तारीफ की
और ये कहा कि हालांकि ये मेरा पहला दौरा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने भाई के घर आया हूँ। तो इस तरह से एक बहुत क्लोजनेस, एक बहुत करीबी रिश्ता एक तरह से दिखाने की कोशिश इस समय की। और दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत गर्मजोशी से मिले। पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, निशान पाकिस्तान, वो राष्ट्रपति शी, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको दिया गया। चीन नया सिल्क रूट बनाना चाहता था, जो शंघाई के समीप से लेकर के स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक 13,000 किलोमीटर का था रेल लाइन ये। और इस यात्रा के दौरान जिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना पर समझौता हुआ। ये एक ड्रीम बिजनेस कॉरिडोर है, जिससे चीन को खाड़ी, अफ्रीका और यूरोप के लिए सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। तो इसमें कई महत्वपूर्ण समझौते पाकिस्तान और चीन ने किए और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह से 3,000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चीन के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के द्वारा अरब सागर में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की एक विशाल सड़क, रेल, ऊर्जा परियोजनाओं, पाइपलाइन और निवेश पार्कों की एक विशाल परियोजना है। इस योजना की लागत भी बहुत ज़्यादा थी, $46 अरब। इसके शुरू होने के बाद उसे हिंद महासागर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तेल संपन्न पश्चिमी राष्ट्रों के बीच की दूरी और चीन की दूरी, यानी चीन और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच की दूरी 12,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इस तरह से हिंद महासागर का चक्कर भी उसको नहीं काटना पड़ेगा। तो बहुत सारे समझौते इस यात्रा के दौरान हुए। ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर, पनडुब्बी सौदा, सड़क, रेल मार्ग, केबल नेटवर्क, इनसे संबंधित। और काफ़ी हद तक दोनों के बीच मित्रता बहुत गहरी हुई। इसके साथ साथ कश्मीर मुद्दे पर भी चीन लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। 13 मई 2017 को दोनों ने कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन दिया। इसके साथ साथ वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में सम्मिलित होने नवाज आए और उनके चारों प्रांतों के मुख्यमंत्री भी आए। चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और तकनीकी समझौतों पर, जो 3 समझौते हुए, उन पर हस्ताक्षर हुए। और चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और ईस्ट वे एक्सप्रेस पर एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में धनराशि देगा। तो इस तरह से पाकिस्तान को चीन निरंतर सहायता देता रहा। सिंधु जल प्रपात पर $50 अरब की लागत से पन बिजली घर बनाने का समझौता हुआ, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में 40,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला तक ये पन बिजली घर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ चीन ने एक योजना दी और ये योजना थी वन बेल्ट वन रोड परियोजना। 14-15 मई 2017 को बीजिंग में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ। 29 देशों के नेता इसमें शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव, IMF प्रमुख सहित 29 देशों के शासनाध्यक्ष और 130 देशों के प्रतिनिधि इसमें आए। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अपनी संप्रभुता के उल्लंघन का मामला उठाते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में कहा कि वो एक ऐसा मार्ग बनाना चाहते हैं जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से से उनके देश को जोड़े। इस परियोजना से सड़क, रेलमार्ग और जलमार्ग द्वारा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने की परिकल्पना की गई। इसके 2 मार्ग होंगे, OBOR के। पहला, जमीनी रास्ते से चीन को मध्य एशिया के माध्यम से यूरोप से जोड़ना, जो कभी सिल्क रोड कहलाता था। दूसरा मार्ग होगा समुद्री मार्ग से चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका होते हुए यूरोप से जोड़ना।
इसे नया मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जा सकता है। इस परियोजना से चीन को बहुत से लाभ दिखाई दिए। पहला है इस्पात और अन्य निर्माण सामग्री का नया बाजार मिलना। दूसरा, अत्यधिक उत्पादन की समस्या से निजात मिलना। तीसरा है, चीन की ऊर्जा जरूरतों के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल हो सकेगा। चौथा है, एशिया में बड़ी ताकत बनने की उसकी कोशिश जो है वो इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। और पांचवा है, अमेरिका का सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व कम किया जा सकेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत को भी घेरने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि यही परियोजना गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरती है जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी देश भी चीन की इस परियोजना का विरोध इसीलिए कर रहे हैं। सम्मेलन में केवल 2 अफ्रीकी देश शामिल हुए, इथोपिया और केन्या, और बहुत सारे देशों ने, अफ्रीकी देशों ने, जिसमें नाइजीरिया आता है, घाना आता है, अंगोला आता है, उन्होंने चीन की नीति का विरोध किया क्योंकि इससे उनकी संप्रभुता को खतरा उत्पन्न होता है और चीन उनके द्वार तक आ जाता है। तो इस तरह से जो बदलाव की नीति चीन लाया वो भी अपने प्रभाव क्षेत्र, अपने प्रभुत्व क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, भारत की संप्रभुता में घुसपैठ करने के लिए और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सहायता देकर के पाकिस्तान जैसे देशों को समर्थन देने के लिए इस तरह की नीति को काम में उसने लिया। अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।